नमस्कार। लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा शाह। एनसीईआरटी की पुस्तक सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत अध्याय 6 से पाठ है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो आज हम ये पाठ पढ़ेंगे, जिसमें इस पाठ में जैसे बताया गया है कि राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, इसकी बात की गई है। और इसमें जैसे बता रहे हैं कि जैसे चुनाव का दिन, अब जैसे चुनाव का दिन जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे हैं। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। तो आज जो हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि जो शासक का चुनाव, जो शासकों का चुनाव वो किस तरह से होता है, उसकी बात कही गई है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, शासक से पहले जैसे वैदिक काल है, तो वैदिक काल को दो भागों में बांटा, जैसे ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल। ये ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल। तो जो ऋग्वेद में जैसे क्षेत्र जो था वो बहुत सीमित था और लोगों की संख्या भी कम थी और कबीलाई समाज था। और उस समय क्या विसर्जन था, विसर्जन जो ये जन है, जन जाकर ये उत्तर वैदिक काल में जन से जनपद हो गया और वहाँ से महाजनपद की शुरुआत हो गई। तो आज जो हम पढ़ेंगे कि जो राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य पाठ में जो बता रहे हैं, तो इसी के आधार पर हम पाठ के बारे में आगे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। और जो प्राचीन काल में जो चुनाव होता था वह किस प्रकार से होता था, तो इस पाठ में जो राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य है इसके अंतर्गत बताया गया है। चलिए हम पाठ की शुरुआत करते हैं कि इस पाठ में आखिर क्या बताया गया है। अब तक मैं आपको एक तरह से भूमिका में आपको बताई। अब देखिए, इसमें कह रहे हैं कि कुछ लोग शासक बने। जो कुछ लोग हैं उस समय जो शासक बने, या कि आखिर जो कुछ लोग ही शासक जो बने उसके बारे में बात कर रहे हैं कि लगभग 50 वर्ष से जो हम अपने शासक का चुनाव या मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। जो पहले हम जो मतदान के जरिए जो शासक कर रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनाते थे, जो बहुत पहले की बात की जा रही है, जो उस समय शासक जो कैसे बनाते थे उसकी बात कही जा रही है। हमने जो अध्याय 5 में यह पढ़ा कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। तो यहाँ पे जन का जो अर्थ हुआ वह हुआ कि जो लोगों द्वारा चुने जाते थे। परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनाने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन आया। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो राजा बनाने की जो प्रक्रिया में एक नया परिवर्तन आया। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अब इसमें जो अश्वमेध यज्ञ, एक ऐसा अश्वमेध जो यज्ञ है इसके बारे में बता रहे हैं। जो अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था, इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों को देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वह अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। और जो ये अश्वमेध जो है पुरोहितों के लिए कराया जाता था। ये जो अश्वमेध है जो पुरोहितों के लिए कराया जाता था। अगर इन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली है। वो कहते थे कि जो जिसने भी अश्वमेध यज्ञ करने वाले जो राजा थे वो बहुत ज्यादा क्या थे, शक्तिशाली था।
इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। जो ये अश्वमेघ जो युद्ध होता था, जो यज्ञ होता था मतलब, तो उसमें क्या होता था कि सभी राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था और यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। किसके द्वारा? विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। उन्हें बुलाते थे जब, तो उन्हें क्या होता था कि उन्हें जब यज्ञ कराए जाते थे, राजा लोग आते थे और उन्हें क्या होता था, उनको उपहारों से सम्मानित किया जाता था। और ये अश्वमेघ यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली होता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में जो राजा का मुख्य स्थान होता था उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। बहुत महत्वपूर्ण है ये लाइन कि जो उसे किसी राजा की बात की जा रही है। फिर जो आयोजन में जो राजा का जो मुख्य स्थान क्या होता था, वो राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था और युद्ध क्षेत्र में राजा का जो सारथी उसका सहचर होता था। राजा का सारथी कौन होता था? सहचर होता था। सहचर, राजा का जो सारथी होता था वो सहचर होता था और यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों का तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे और अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी तैयारी को देखना भर था। राजा के ऊपर जो पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष्ट तथा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था, ये बता रहे। और जो मतलब वैश्य जैसे को क्या है, बाहर लाया जाता था। हाँ, यहाँ पे क्या है कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसकी भी बात की जा रही है। और क्या है कि किसी न किसी वर्ण को समस्या होती थी। शूद्रों को यज्ञ करने का अधिकार नहीं था, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। जो इस यज्ञ में उपस्थित होने वाले की एक सूची बनाओ। पेशे के आधार पर कौन कौन से वर्ग शामिल थे। तो इसमें यह है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और किसी न किसी वर्ण को समस्या होती थी, ये भी बात सही है। और जो शूद्रों को जो यज्ञ करने का अधिकार नहीं था। अब बात करते हैं यहाँ पे वर्ण। वही वर्ण जो होते हैं, चार होते हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, जो मैं बताई पहले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार। और इसमें इस समय जो है भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते थे। इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा जो रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के जो क्या अनुष्ठान और संपादन की विधियां बताई गई। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया। फिर है कि उस समय जो समाज में कई समूह थे, समूह की बात की जा रही है, जैसे पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जो जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ क्या कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। और दूसरी ओर जो पशुपालक, चित्रकार, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी, भोजन संग्रह, ये सब क्या थे, एक तरह से निर्धन थे, बहुत ही गरीब थे। जो पुरोहितों ने जो लोगों को चार वर्गों, किसने बांटा, ये पुरोहितों ने लोगों को चार वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते थे। अब बात कही जा रही कि वर्ण किसे कहते थे। तो जो पुरोहितों ने लोगों को चार वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं,
उनके अनुसार जो प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। जैसे कि पहला वर्ण हो गया ब्राह्मण, आपको मैं यही बताई थी पहले भी, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य। तो जो पहला वर्ण क्या हुआ वो ब्राह्मण का था, और उनका काम क्या है, वेदों का अध्ययन अध्यापन और यज्ञ करना। अक्सर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, जो 4 वर्णों के आधार पर प्रश्न भी आते हैं। जो पहला वर्ण है उसका कार्य था कि जो अध्ययन अध्यापन और यज्ञ करना, जिनके लिए उन्हें क्या उपहार मिलता था। अगर ये जो कार्य को करते थे, अध्ययन अध्यापन करते थे और यज्ञ करते थे, उनको बदले में उपहार मिलता था। दूसरा स्थान आता है शासकों का, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। जिन्हें क्या कहा जाता था, क्षत्रिय कहा जाता था। और उनका काम क्या होता था, युद्ध करना। उनका सिर्फ युद्ध करना काम होता था, लोगों की रक्षा करना भी होता था। और तीसरे स्थान पे आते हैं वैश्य। इन्हें कृषक, पशुपालक, व्यापारी, ये इसमें आते थे। और क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ करने का उनको क्या था, अधिकार, बिल्कुल दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में जो अंतिम स्थान आता है वो शूद्रों का आता है, और इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। जो शूद्र का काम होता है, जो 3 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनकी सेवा करना, इनका ये कार्य होता था शूद्र का। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं था, और प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। अब यहाँ पे औरतों की भी बात कही गई, और महिलाओं तथा शूद्रों के जो वेदों के अध्ययन का अधिकार भी इनको बिल्कुल भी नहीं था। तो ये तो हमने बताया कि आपको वर्ण के बारे में जो पाठ के अंतर्गत बताया गया है। अब हम आगे चलते हैं कि पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। अब उदाहरण के आधार पर बता रहे हैं कि जो ब्राह्मण माता पिता के संतान ब्राह्मण ही होता था। माता पिता के जो संतान होते थे वो भी ब्राह्मण। और बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक शामिल थे, ये बता रहे। फिर इसके बाद बात करते हैं जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। कैसा माना जाता था, अपवित्र संपन्न माना जाता था। फिर है कि कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने इनको बिल्कुल मना किया, नहीं किया स्वीकार। तो कुछ राजा जो है स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे, और कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके मतलब सबके अलग अलग यहाँ पे मत बताए जा रहे हैं कि क्या मानते थे। इसके अतिरिक्त जो कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव नहीं समझते थे, और जबकि कुछ लोग जो है चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबको हो, सभी को एक जैसा अधिकार हो। कई लोगों ने क्या किया कि छुआछूत की आलोचना की, और इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत ही मतलब सीमित था। लोगों ने क्या किया कि अब लोगों ने क्या वर्ण व्यवस्था का जो विरोध किया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जनपद। सबसे पहले तो जनपद का मतलब क्या होता है। जनपद मतलब होता है जन से बना है जनपद शब्द। किससे बना है, जन से बना है जनपद शब्द। और जन से जो है इसका मतलब शाब्दिक अर्थ है, जन से बचने का शाब्दिक अर्थ है ये जन से। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि जो महायज्ञों को महायज्ञों को करने वाले जो राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का जो शाब्दिक अर्थ है कि जन के बसने का जगह होता है। जन के जो लोग होते हैं उनके बसने का जगह होता है। और कुछ महत्वपूर्ण जनपद जो है मानचित्र में भी है, आपको में आगे आएगा ये। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई जो दिल्ली,
दिल्ली में जो पुराना किला है, उत्तर प्रदेश में जो मेरठ, हस्तिनापुर में जो एटा के पास अ, अतर अतर जखेड़ो, हाँ, अतर जी खेड़ा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चलता है कि कई जो लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे, जो मतलब वे गेहूं, चावल, धान, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें भी उगाते थे। अब यहाँ पे प्रश्न है कि जो इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम है बताना है जिसका उल्लेख अध्याय 4 में नहीं हुआ हो। अब इसमें ये बताया जा रहा है, जो चित्र है इसमें, ये चित्र जो है धूसल पात्र, इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली हैं। इसमें क्या मिली? थालियां और कटोरियां। पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौकों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। अब यहाँ पे बात की जा रही है, जो लोग जो मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे और इनमें जो कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले, जैसे धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि स्पष्ट है कि जो बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये जो बर्तन है इसमें देखिए आपको इसमें क्या किया गया है कि इसमें ये चित्रकारी है। ये जो मतलब आमतौर पर क्या है कि सरल रेखीय तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है, तो गणित के जो है उसके रूप में भी है। अब इसमें है कि महाजनपद जो करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहने लगे। जो जनपद बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए उन्हें महाजनपद कहा गया। जैसे मानचित्र में देखते हैं, चलिए आगे चलते हैं मानचित्र में। तो जो ये महाजनपद, अब देखिए महाजनपद की बात की जा रही है, तो ये कौशाम्बी, एक मिनट, हाँ, तो ये जो कौशाम्बी राजगृह और ये मगधी, वैशाली, ये जो है ये महाजनपद हुए ये सब। फिर इसके बाद हाँ, तो ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। हाँ, फिर इसके बाद है कि जो अब क्या है कि राजा जो सेना रखने लगे थे, सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल क्या रखा जाता था। और फिर इसको आगे बढ़ते हैं हम, जो इसमें चित्र में दिखाया जा रहा है कि ये चित्र कि महाजनपदों के जो राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न है, इसकी बात की जा रही है। ये चित्र देखिए, ये जो यहाँ पे कौशाम्बी किले की दीवार, यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है और इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ। ये इसकी बात की जा रही है। फिर क्या बात करते हैं कर। महाजनपदों के जो राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, और इसके लिए क्या उन्हें प्रचुर संसाधनों की भी आवश्यकता होती थी। अब किला बनवाने की बात की जा रही थी तो संसाधन की आवश्यकता तो पड़ेगी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। महाजनपदों के जो राजा लोगों द्वारा समय समय पर उन्हें उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। अब फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे, खेती करते थे, और उपज का 1/6वां जो हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए। पशुपालकों, जनपदों या उनके उत्पादन के ऊपर भी कर लगाए गए। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी
कर देना पड़ता था और आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। तो अब कर की बात की जा रही, सबको ही कर देना पड़ता था। आखेटक तथा संग्राहक राजाओं को क्या देते थे यहाँ पे, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है। आप भी सोचकर इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। अब कृषि में क्या परिवर्तन आया है, जो कृषि करते थे या कृषि लोग थे उसमें क्या परिवर्तन हुआ है खेती में। इस युग में जो कृषि के क्षेत्र दो बड़े परिवर्तन आए, यहाँ पे कितने, दो जो है बहुत बड़े परिवर्तन आए। हल के जो हाल अब लोहे के बनने लगे, जो हल जो होते थे चलाते थे वो लोहे के बनने लग गए। और जब अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहों के फाल से आसानी से जोता जाता था। कितना परिवर्तन हुआ आया ये बता रहे हैं। अब इसमें क्या, फसलों की जो उपज भी बढ़ गई, फिर इसके बाद धान के पौधों का रोपण शुरू किया जाने लगा। अब बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। तो ये बता रहे हैं कि कृषि में कितना परिवर्तन आया। कमर तोड़ जो परिश्रम लगता था, ये ज्यादातर दास दासी भूमिहीन खेतिहर मजदूर करते थे। अब उसके बाद यहाँ पे अब सूक्ष्म निरीक्षण, जैसे मगध की बात की जा रही है। मानचित्र 4 पृष्ठ संख्या 57 में मगध ढूंढो। अब देखिए मगध तो मैं तो ढूंढ ली हूँ, मगध जो है बिहार के पास है। लगभग 200 साल पहले, लगभग जो 200 सालों के भीतर जो मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। यातायात, जल विवरण, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक ऐसा हिस्सा जंगलों से भरा था। फिर इसके बाद बता रहे हैं कि जो मगध का एक ऐसा हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहा अयस्क की खदानें हैं। इसकी बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली, एक तो है कि जो बिम्सार और हाँ, तो अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। और जो उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग का जो फैला लिया था, बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, मतलब आज का पटना, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। 23 साल पहले की बात जो है कि मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहते था। पूरी तरह से क्या है कि सफल ना होने पर भी वह क्या हुआ, मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप व्यास नदी के किनारे पहुंच गया। ये बता रहे हैं इसमें। फिर इसका जो है भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। और जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो सिपाहियों ने क्या किया, इनकार कर दिया। अब इस बात से क्या वो बहुत ज्यादा भयभीत थे और भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। फिर इसके बाद है कि अब खनिज की बात की जा रही है, मगध की बात हो गई। अब उसके बाद है विजय की बात है। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा कि मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। हमने मगध के बारे में पढ़ा कि कैसे शक्तिशाली बना राज्य वह। उसके नज़दीकी विजय राज्य था। उसकी राजधानी क्या हुई, राजधानी हुई वैशाली। और ये क्या, बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासक व्यवस्था थी जिसे गण या संघ। अब देखिए गण या संघ की बात की जा रही है, तो गण या संघ जो है, गण या संघ जो है क्या, इसमें क्या महावीर और बुद्ध जो सदस्य थे। और गण या संघ में क्या होता है कि मिलजुल कर कार्य को करते थे। इसमें कोई ऐसा नहीं है, सभी राजा होते थे, सभी मिलजुल कर कार्य को करते थे।
गण या संघ में कई शासक होते थे, कभी कभी जो लोग एक साथ शासन करते थे। मैं भी यही बात बताई आपको कि जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति क्या है, राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस, वाद विवाद आदि करते थे। ये लोग क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी बातें तय करते थे। सभी मिलकर बातें करते थे और जो वे मिलकर चर्चाएं भी करते थे। जैसे स्त्रियां, दास, कमकार, सभी इन सभाओं में क्या हिस्सा नहीं ले सकते थे। स्त्रियां और दास जो है इसमें हिस्सा नहीं ले सकते थे। अब बात करें कि बुद्ध, महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। पूछा भी जाता है प्रश्न में कि बुद्ध और संघ जो है किससे संबंधित थे, तो वह संघ और गण। बौद्ध साहित्य में क्या संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। बौद्ध साहित्य में विजय जो संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय जो एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। क्या है ये? बौद्ध ग्रंथ एक प्रसिद्ध है जिसमें कि बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं और करीब 23 साल पहले लिखा गया था ये। अब अजातशत्रु की बात करते हैं। अजातशत्रु और विजय संघ। अजातशत्रु विजय संघ पर आक्रमण करना चाहते थे, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। और उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्र सभा नियमित रूप से होती है, तो उनमें सभी सदस्य उपस्थित थे। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने क्या किया कि विजयवासी तब तक की उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, बता रहेंगे, और आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन भी करते रहेंगे और बड़ों का सम्मान, समर्थन और बातों पर भी ध्यान देते रहेंगे। और जो विजय महिलाओं के जो साथ जो जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधन नहीं बनाएंगे उनको किसी प्रकार से। और शहरों तथा गांवों में भी चैत्यों का रख रखाव वहाँ पे करेंगे और विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे। मतलब सब कुछ बताया जा रहा है कि हमें सब कुछ सबके साथ एक समान भावना रखना है और कोई जाने पर कोई रोक नहीं होगा, कहीं पे कोई जाना हो उसके लिए कोई रोक नहीं होगा। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना भी चाहते थे। इसके बावजूद उनका जो राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा और उसके बाद कुछ शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। सब चाहते थे कि युद्ध करके और हम अपने इसमें इनको शामिल कर लें। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अध्याय में 11 में। अब यहाँ पे लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की, जिसे क्या कहते थे? प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते थे। यह व्यवस्था क्या है कि लगभग 200 साल पहले तक चली थी और 3 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी और एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी वहाँ पे। और इस सभा में क्या है, सभी नागरिक भाग ले सकते हैं। इसमें कोई किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता था, सभी इसमें भाग ले सकते थे। और शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लोटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना, नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। सभी अपना वहाँ कार्य करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते थे। और व्यापारियों, शिल्पकारों के रूप में एथेंस रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस ने खदानों, खेतों, घरों, कार्यशालाओं काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले। अब उसके बाद यहाँ जो महत्व उपयोगी शब्द हैं, राजा, अश्वमेघ, वर्ण, जनपद, महाजनपद,
फिर उसके बाद किलेबंदी, सेना, कर, पौधरोपण, गण तथा संघ, प्रजातंत्र। तो जो ये सारे जो शब्द हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर जो वैशाली के उस सभागार में जो तुम अंदर झांक रहे हो, जहाँ मगध के राजाओं द्वारा आक्रमण या आक्रमण का सामना करने के विषयों पर चर्चा की जा रही है, तुमने क्या सुना? तो इसके पे आप कल्पना करके आप भी इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिर याद रखने की बात की जा रही है जो सही और गलत है। तो पहला का है कि अश्वमेघ घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करते थे। फिर इसको कहा है कि पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले हैं और चित्रित धूसर पात्रों में अनाज रखा जाता था। तो ये सारे जो पॉइंट बताए जा रहे हैं, इसमें से कौन सा सही है, आप इसका जो है सही और गलत का आप इसका मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। फिर नीचे दिए गए जो खादान है, नीचे दिए गए जो खाने हैं जो खाली है, तो उसमें आखेटक, संग्राहक, कृषक, व्यापारी, शिल्पकार, पशुपालक। तो जो महाजनपद का जो राजा है, अब इसमें क्या आएगा, आप इसके उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। फिर समाज के वे कौन से समूह हैं जो गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते? तो आप भी इसका उत्तर सभी का कमेंट बॉक्स में दें। तो आप लर्निंग यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप भी अपने सुझाव दें। धन्यवाद।